नमस्कार आप सबका। टॉपिक लिखा है हमारे सामने यहाँ पर, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। टॉपिक है हमारा सैम्पलिंग। और सैम्पलिंग दो तरीके से होती है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसमें उस जनसंख्या के जितने भी मेंबर हैं उन मेंबर्स के चुने जाने की संभावना है, ठीक। और दूसरा जो होता है वो होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। यहाँ पर सभी सदस्यों के चुने जाने की संभावना बराबर नहीं होती है, कुछ की कम कुछ की ज्यादा, ठीक है। तो ये जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, इन पर इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में रिसर्चर का जजमेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर नॉर्मेलिटी या प्रोबेबिलिटी का जो थ्योरी है उसको साइडलाइन कर दिया जाता है और रिसर्चर का जजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे शोध के हिसाब से हमें कौन सी जनसंख्या चुन लेनी चाहिए, सैंपल ले लेना चाहिए, वो हमारे शोध के उद्देश्य को पूरा करते हैं। तो उसके आधार पर, क्योंकि सारी परिस्थितियों में प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग करना संभव नहीं हो पाता, तो फिर नॉन प्रोबेबिलिटी की तरफ रिसर्चर जा सकते हैं। अब इस नॉन प्रोबेबिलिटी में कौन कौन सी सैंपलिंग है मुख्य रूप से जो प्रचलित हैं और उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो बेसिक कंसेप्ट थोड़ा सा इनके बारे में हम समझ लें। तो ये एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कई बार कि ये वाली एग्जाम्पल दे दिया जाता है कि अगर इस तरीके से कोई रिसर्चर अपने सैंपल को चुनता है तो वो किस सैंपलिंग टेक्निक के अंतर्गत आता है। उसी तरीके से हम बात करते हैं। तो पहले इस नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, वो है कोटा। सैंपलिंग बहुत प्रचलित है कोटा सैंपलिंग। क्या होती है कोटा सैंपलिंग? कुछ विद्वान जो है वो इसको रिप्रेजेंटेटिव सैंपलिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रिप्रेजेंटेटिव सैंपलिंग। इस नाम से भी इसको जाना जाता है। और साथ ही साथ इसमें होता क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी तो है ही है ये, कि जीव संख्या जो होती है, हमारी जो पॉपुलेशन होती है, उसको एज के अकॉर्डिंग, उसको सेक्स के अकॉर्डिंग, जितने भी डेमोग्राफिक वेरिएबल हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, इसके आधार पर हम पॉपुलेशन को डिसाइड करते हैं कि भाई हमें इन आधार पर चाहिए, लड़कों का इतना चाहिए, लड़कियों का इतना चाहिए, रूरल का इतना चाहिए, अर्बन का इतना चाहिए, लिटरेट का इतना चाहिए, इलिटरेट का इतना चाहिए, ठीक है। और अरे अलग अलग वेरिएबल के आधार पर कोटा तय कर दिया जाता है कि इतने इतने लोगों को हम तय करने लेने वाले। जैसे मान लीजिए कि 100 लोगों का हम सैंपल ले रहे हैं, तो 100 लोगों में तय कर दिया कि सब 50 लड़के लेंगे, 50 लड़के, ठीक है। इस तरीके से हम तय करते हैं इस चीज को। करलिंगर महोदय कहते हैं इस कोटा के बारे में। ज्यादातर जो रिसर्चेज होती हैं आज के वक्त में, उसमें अगर डेमोग्राफिक वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया गया है सर्च में, तो कोटा सैंपलिंग ही लगती है वहां। कहते हैं करलिंगर कि कोटा एक तरीके का असंभाव्य आदर्श यानी कि सैंपलिंग होता है। इसमें जीव संख्या को विभिन्न स्तरों जैसे यौन, प्रजाति, क्षेत्र, इसी तरीके के अन्य ज्ञान के आधार पर प्रतिदर्श की संख्याओं को चुना जाता है, उसी के आधार पर जो कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए प्रतिनिधि एवं उपयुक्त होती है। क्योंकि हमें लड़के और लड़कियों का कंपैरिजन करना है तो भाई दोनों होने चाहिए हमारी उस सैंपलिंग में। ग्रामीण शहरी का करना है तो भी दोनों होने चाहिए। इस तरीके से कोटा फिक्स कर दिया जाता है कि भाई जितने वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स को प्रतिनिधित्व करने वाले सारे सारे गुण उस जनसंख्या में होने चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि कोई छूट जाए और ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा भी, ठीक है। तो कोटा तय कर देते हैं उसमें, इसको कोटा सैंपल कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। कोटा के बाद दूसरा जो सैंपलिंग का तरीका है वो हमारा होता है एक्सीडेंटल या इंसिडेंटल। दूसरा एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल सैंपलिंग, आकस्मिक, ठीक है,
एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल सैंपलिंग। इसमें क्या होता है, इसमें एक यूनिट की जो सिलेक्शन होता है वो आकस्मिकता के आधार पर होता है, अचानक से जो भी मिल जाता है उस आधार पर किया जाता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू टाइम, समय पर जो मिल जाए, समय पर जो उपलब्ध हो जाए, हम जा रहे हैं हमको मिल गया, हमने ले लिया उसको, समय पर जो मिल जाए, अर्थात इस आदर्श का चयन बिना किसी प्री प्लान, विदाउट प्री प्लानिंग किया जाए, विदाउट प्री प्लानिंग, कोई योजना नहीं होती है, जैसे मिल जाएगा वैसे ले लिया जाएगा। कर्लिंगर महोदय ने इस तरीके की सैंपलिंग के लिए ये कहा है कि आकस्मिक ये जो न्यायाधर्ष होता है इसका प्रयोग रिसर्च में सर्वाधिक किया जाता है, जबकि ये सैंपलिंग की सबसे कमजोर तरीका है। जो मिल जाए बस उसको ले लिया, कोई प्लान नहीं है, बस टाइम पर जो अवेलेबल है उसको हम ले लेते हैं अपने रिसर्च के लिए, ठीक है। और ये जो एक्सीडेंटल होती है, ये होमोजेनियस अगर पॉपुलेशन है तो उसके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, ठीक है। होमोजेनियस है, अगर समजातीय जनसंख्या है तो उसके लिए ये बहुत उपयोगी है। और इसमें दो तीन बातों का और ध्यान रखा जाता है, जैसे जब हम सिलेक्शन करते हैं यूनिट्स का, तो कौन कौन लोग आ सकते हैं उसमें, जो अपनी इच्छा से आ रहे हो, आसानी से उपलब्ध हो, ठीक है, अध्ययन के लिए अप्रोप्रिएट हो, उपयुक्त हो, और जीव संख्या के सदस्य हो, तो हम एक्सीडेंटली उनको अपने रिसर्च के लिए चुन लें। ये हुआ दूसरा एक्सट्रीम। अब आइए तीसरा इसका जो प्रकार है उसमें थोड़ी सी बात की जाए, और वो है पर्पसिव सैंपलिंग। पर्पसिव सैंपलिंग, पर्पसिव सैंपलिंग का मतलब क्या होता है, ये कौन सी विधि है, यहां एम्स के अकॉर्डिंग सैंपल का सिलेक्शन किया जाता है। जिस पॉपुलेशन से रिसर्चर बहुत अच्छे तरीके से फैमिलियर होता है और वो ये बिलीव करता है कि जनसंख्या का प्रतिनिधि होगा जो सैंपल मैं लूंगा वो, ठीक है, तो उसे ये मान लिया जाता है कि जो मैं ले रहा हूं वो पॉपुलेशन का दिशा सूचक है ना, यानी कि विद इन द क्लॉक है, उसी के अंतर्गत वो आ रहा है, उसी का एक हिस्सा है, तो उसको हम चुन लेते हैं, ठीक है, अपने उद्देश्य की पूर्ति कर रहा हो और जनसंख्या का भाग। गिलफोर्ड जो विद्वान है उन्होंने इस तरीके की जो पर्पसिव सैंपलिंग है उसके लिए उन्होंने बताया है कि क्या है, वो कहते हैं कि जो पर्पसिव सैंपल होता है वो आर्बिट्रेरी, यानी कि स्वेच्छा से चुन लेता है रिसर्चर उसको, ठीक है, क्योंकि इस संबंध में ये प्रमाण रहता है कि जो चुना जा रहा है वो जनसंख्या का भाग, ठीक है, जो चुन रहे हैं वो पॉपुलेशन का ही हिस्सा है और वो हमारे उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, तो बस ले लेते, ठीक, ये हो गई हमारी पर्पसिव सैंपलिंग। नेक्स्ट है स्नोबॉल सैंपलिंग, हिमकंदक कहते हैं, ठीक है, स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल सैंपलिंग तब की जाती है ज्यादातर जब हमारे स्टडी का जो स्वरूप होता है वो सोशियोमेट्रिक होता है, सोशियोमेट्रिक यानी कि सामाजिक अध्ययनों में इस तरीके की सैंपलिंग का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है, सामाजिक संबंधों को जानने के लिए, सोशल रिलेशंस, सोशल रिलेशन के बारे में जानकारी जब हमें करनी हो तो इस तरीके की सैंपलिंग कर लेते हैं, ठीक है। एक विद्वान है लेवल, उनका कहना है इस तरीके की सैंपलिंग के बारे में, वो बताते हैं कि ये वो सैंपलिंग है जिसमें व्यक्तियों से दूसरे व्यक्तियों के नाम बताने के लिए कहा जाता है और उन्हें हम अपनी सैंपल यूनिट में शामिल कर लेते हैं और उनसे और दूसरे व्यक्तियों के बारे में नाम बताने के लिए कहा जाता है, और यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि हमें अपनी निर्धारित जो यूनिट है सैंपल की वो पूरी की पूरी ना मिले। मैं अपने किसी एक व्यक्ति को फोन करता हूं कि भाई मुझे इन चीजों के बारे में जानकारी दीजिए, फिर उससे ही पूछा जाता है कि अच्छा कोई और बता दीजिए जो इस तरीके की जानकारी दे सकता है ठीक तरीके से, तो फिर वो दूसरे का नाम बताता है, फिर वो तीसरे का नाम बताता है, वो चौथे का नाम बताता है,
तो इसी तरीके से एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे लोग की तरफ चलते चले जाते हैं और पूरी सैंपल हम सेलेक्ट करेंगे। ये स्नोबॉल हो गई सर। अब स्नोबॉल के अलावा आगे देखिए साहब, नेक्स्ट चलते हैं हम 5 हो गए। 6 नंबर में जो है उसका नाम हम लिखेंगे सिचुएशन, सिचुएशन या डेंस। और डेंस सैंपलिंग, सिचुएशन या डेंस सैंपलिंग, ये वो होती है, कोलमैन ने इन दोनों को लगभग एक ही माना है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, कुछ लोग कई बार अलग अलग भी मान लेते हैं, पर ज्यादातर लोग मानते हैं कि एक ही जैसी बात। जितनी भी पॉपुलेशन होती है उस पॉपुलेशन के उन सभी मेंबर्स को शामिल कर लिया जाता है जिसकी उस रिसर्च में इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट सबसे बड़ा पैमाना है कि पॉपुलेशन जितनी भी है उनमें से जो इच्छुक हो वो सब आ जाए और डेटा दे दें। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम सिचुएशनल। ठीक है, और ये जो सैंपलिंग है सिचुएशनल या डेंस सैंपलिंग होती है, ये सिंपल रैंडम और डेंस वाली की बात करें, और सिचुएशनल और सिंपल रैंडम के बीच की जो कड़ी है उसे डेंस कह देते हैं। कई बार ऐसा भी मान लिया। ठीक है, काफी सघन तरीके से, मतलब ज्यादातर पॉपुलेशन के लोग इसमें शामिल हो जाते हैं इस वाली में। जनसंख्या आधे या आधे से भी ज्यादा टोटल पॉपुलेशन के लोगों का चयन जिसमें कर लिया जाता है उसे डेंस, तो ज्यादा अच्छा नहीं तो कर डेंस में मैक्सिमम नंबर, अधिकतर नंबर मोर देन 50% से ज्यादा जब ले लेते हैं तो डेंस हो गई, और इंटरेस्ट के आधार पर सबको ले लेते हैं तो सिचुएशन, सिचुएशन। ठीक है, दोनों में लगभग एक ही बात है, जनसंख्या के एक बड़े हिस्से का चयन इसमें कर लिया। ठीक है, एक और देखिए साहब, वो है कन्वीनियंट, कन्वीनियंट सैंपलिंग, सुविधाजनक प्रतिदर्शन। सुविधाजनक या सुविधानुसार जो प्रतिदर्शन होता है उसमें जो रिसर्चर है वो अपनी सुविधा के अनुसार इकाइयों का चयन करता है, और ऐसे लोगों का चयन किया जाता है जो अध्ययन में भी सुविधा प्रदान करें। ऐसा ना हो कि कठिनाई आने पर भाग के छोड़ जाएं। अपनी सुविधा से व्यक्ति जब सैंपल का पार्ट बनने के लिए खुद को प्रेषित कर रहा होता है। ठीक है, रिसर्चर की सुविधा तो है ही है, बल्कि जो आ रहा है सैंपल यूनिट के तौर पर वो भी सुविधा प्रदान करें अध्ययन में। ठीक है, एक वॉलंटियर के फॉर्म में जाए रिसर्च में, तो उसे हम कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो होती है उसको कहते हैं एक्सपर्ट सैंपलिंग। एक्सपर्ट सैंपलिंग, एक्सपर्ट सैंपलिंग में क्या होता है साहब, एक्सपर्ट सैंपलिंग में उन सभी यूनिट को ले लिया जाता है, उन सभी लोगों को चुन लिया जाता है जिनके लिए उस एरिया के एक्सपर्ट्स रिकमेंड करते हैं कि आप इनको ले लीजिए, इनको ले लीजिए, इनको ले लीजिए, इनको ले लीजिए। वो एक्सपर्ट सैंपलिंग होती है। ठीक है, एक और है जिसे चंक कहते हैं। चंक वाली जो है, चंक का मतलब होता है गुच्छा। ठीक है, चंक सैंपलिंग, चंक वाली जो सैंपलिंग होती है इसमें जनसंख्या का एक गुच्छा कोई रिसर्चर अपनी सुविधा के अनुसार चुन लेता है। ठीक है, यह भी कन्वीनियंट का ही एक एग्जाम्पल माना जाता है। ठीक है, चंक इज ए फ्रैक्शन ऑफ ए पॉपुलेशन, एक जनसंख्या का एक छोटा सा टुकड़ा मान लेते, पॉपुलेशन बीइंग इन्वेस्टिगेटेड विच इज सेलेक्टेड नाइदर बाय प्रोबेबिलिटी नॉर बाय कन्वीनियंस। ना प्रोबेबिलिटी के आधार पर चुना जाता है ना कन्वीनियंस के आधार पर चुना जाता है, बस चुन लिया जाता है, उसको हम चंक बोल देते हैं। एक गुच्छा ले लिया और हम ये मान लेते हैं कि जनसंख्या का हिस्सा। तो ये कुछ मुख्य प्रकार हैं हमारी जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है उसके। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट
इसी वीडियो में सैम्पलिंग के किस और दूसरे मुद्दों के साथ। थैंक यू सो मच।